अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, अगर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा रहे हैं, दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं, तब कैसे कंप्यूटेशन करनी है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो मैंने सप्लायर को फोन किया। अब हमारा सप्लायर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ में नहीं बैठा है, अब हमारा सप्लायर दूसरे कंट्री में बैठा है। सप्लायर है यूएसए का। फोन किया कि भैया मेरे को गुड्स चाहिए, तो बोला ठीक है। तो फिर सप्लायर ने मेरे को एक प्राइस बताया, तो जो प्राइस सप्लायर बताएगा वो मेरे लिए क्या है, इनवॉइस प्राइस। मैंने सप्लायर को फोन किया कि मेरे को ऐसे ऐसे गुड्स चाहिए, तो बोला कि ठीक है मिल जाएगा गुड्स। इंग्लिश में बोलेगा या चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में बोलेगा, जापानीज़ है तो जापानीज़ में बोलेगा, जो भी उसका टर्म्स है वो बता देगा। फिर मैं उसे पेमेंट करूंगा तो वो गुड्स रिलीज कर देगा अपने फैक्ट्री से। तो जो प्राइस उसने मेरे को फोन पे बताया कि इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस अच्छे से समझिएगा। सप्लायर को मैंने फ़ोन किया कि मेरे को गुड्स चाहिए, बोला ठीक है कोई बात नहीं हम भेज देंगे गुड्स। तो वो सप्लायर अब क्या कर रहा है, गुड्स फैक्ट्री से निकाल दे रहा है। तो गुड्स फैक्ट्री से निकाल रहा है और कहाँ पे भेज दे रहा है, अपने पोर्ट पे भेज दे रहा है। जैसे यूएसए का सप्लायर है तो यूएसए के पोर्ट पे गुड्स भेज देगा कि शिप के थ्रू गुड्स हमारे पास आ जाए। और यहाँ पे सप्लायर हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमें ये नहीं बोल रहा है कि आप आइए और फैक्ट्री से गुड्स लेके जाइए। बोला कि ठीक है आपका गुड्स हम पोर्ट में भिजवा देते हैं, शिप में लोड करवा देंगे, आप अनलोड करवा लीजिएगा अपने कंट्री में। तो सप्लायर ने गुड्स को पोर्ट तक भेज दिया। तो पोर्ट तक जो भेजा उसमें भी तो कुछ कॉस्ट लगा। सप्लायर ने जो प्राइस मेरे को बोला वो तो उसके फैक्ट्री से अगर खरीदता तो प्राइस लगता। अब उसने गुड्स को पोर्ट तक भिजवाया, पोर्ट में ले जाके लोडिंग भी करवा दी, तो पोर्ट तक ले जाने का कॉस्ट, लोडिंग करवाने का कॉस्ट, वो सब भी तो लगेगा। उसे हम कहते हैं FOB प्राइस। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड। सप्लायर ने क्या किया, गुड्स को पोर्ट पे भिजवा दिया और शिप में लोड भी करवा दिया। तो शिप में लोड होने तक का जो कॉस्ट है ना, दैट इज FOB प्राइस। दैट इज FOB प्राइस। और ये जो FOB प्राइस होगी ये किस पे होगी, ये किस पे होगी, ये तो फॉरेन करेंसी में होगी। फॉरेन करेंसी में होगी तो इसे अपने करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरी इंडियन करेंसी है तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का रेट हर रोज का अलग है। जैसे आप तो जानते हैं कि डॉलर का रेट हर रोज फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या ले कन्वर्जन का रेट, कन्वर्जन का रेट आपको लेना है जो भी ट्रांजैक्शन डेट का रेट है वो आपको सब क्वेश्चन में गिवन होगा कि ट्रांजैक्शन डेट पे ये रेट था। तो जो भी ट्रांजैक्शन डेट पे रेट होगा वो हम ले लेंगे। फिर अब गुड्स पानी के थ्रू आ रहा है, तो जब पानी के थ्रू आएगा तो इंश्योरेंस चार्जेस लगेगा, शिपिंग चार्ज लगेगा। गुड्स अब हमारे पोर्ट पे आ गया, इंश्योरेंस का पैसा, शिपिंग का पैसा या फ्रेट का पैसा लग गया, गुड्स हमारे पोर्ट पे आ चुका है। तो जैसे ही गुड्स हमारे पोर्ट पे पहुंचा
क्या क्या कॉस्ट लग चुका है। एक तो कॉस्ट लगा, फिर इंश्योरेंस लगा, फिर फ्रेट लगा, तो CIF वैल्यू आई। अब हम जाएंगे पोर्ट पे। पोर्ट पे अब हमको गुड्स क्लियर करवाना पड़ता है। जब हमारे पास दूसरे कंट्री से गुड्स आता है ना, तो हम पोर्ट में जब गुड्स छुड़वाने जाते हैं तो गुड्स छुड़वाने के लिए मेरे को कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये कस्टम ड्यूटी मेरे से लेगा। कस्टम ड्यूटी, वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा हुआ है कस्टम का, वो मेरे से कस्टम ड्यूटी लेगा। आपने सुना भी होगा वर्ड कस्टम लगता है। जब भी कोई गुड्स दूसरे कंट्री से आएगा तो उसमें कस्टम लगेगा। तो ये जो कस्टम लगता है ना, ये CIF वैल्यू पे लगता है। कस्टम CIF वैल्यू पे लगता है। मैंने कस्टम ड्यूटी पे की, गुड्स को छुड़वा लिया। अब गुड्स वापस अपने फैक्ट्री तक लेके जाऊंगा, तो क्या सर के ऊपर लेके जाऊंगा? नहीं, ट्रक में लोड करके लेके जाना पड़ेगा या छोटा हाथी में लोड करके लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी ट्रक का खर्चा है, छोटा हाथी का खर्चा है, दैट इज अगेन कार्टेज चार्ज, जो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में समझाया। फिर गुड्स हमारे फैक्ट्री पर पहुंच गए, तो क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। समझ गए? वापस एक बार पूरा स्टोरी समझते हैं। सप्लायर को फोन किया, USA में सप्लायर है, कि भैया गुड्स चाहिए, तो उसने एक प्राइस बोला, तो वो प्राइस इनवॉइस प्राइस है। फिर वो क्या करेगा? गुड्स को निकालेगा फैक्ट्री से, शिप में जाके लोड करवा देगा। तो शिप में लोड करवाने तक का जो प्राइस है दैट इज FOB प्राइस। शिप में लोड हो गया, समझ में है ना? इनवॉइस प्राइस और FOB प्राइस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इनवॉइस प्राइस तो उसके फैक्ट्री से खरीदता तो लगता, अब उसने लोड भी करवा दिया तो लोडिंग का खर्चा, पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा, वो सब ऐड हो गया, तो दैट इज FOB प्राइस। अब FOB प्राइस को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन का रेट क्या होगा? जो भी ट्रांजैक्शन डेट है उस पर जो रेट है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट हो गया। अब रास्ते में इंश्योरेंस लगेगा, शिपिंग लगेगा, तो कॉस्ट में इंश्योरेंस ऐड हुआ, फ्रेट ऐड हुआ, CIF मिल गया। अब फिर CIF में आप क्या करेंगे? कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, क्लियरिंग चार्ज पे करेंगे। तो CIF में कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्ज ऐड हो गया, एंड देन फाइनली क्लियर करा के गुड्स लेके जाएंगे तो कार्टेज का पैसा लगेगा, तो कार्टेज चार्ज ऐड हो गया। फाइनली मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। समझ गए स्टोरी? तो अब लिख लीजिए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लिखिए। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। ये इजी है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन, ये सिंपल है एकदम। इसमें आपको FOB प्राइस सीधा क्वेश्चन में गिवन होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू डिलीवर द गुड्स to deliver and load, deliver the goods, deliver and load the goods in this ship। जो भी कॉस्ट लगेगा गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाने में और शिप में लोड करवाने में, ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है हमारा FOB प्राइस। FOB प्राइस, दिस इज FOB वैल्यू। बट ये FOB वैल्यू किस में है? फॉरेन करेंसी में, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इन ओन करेंसी यूजिंग रेट on the date of transaction, date of transaction, ट्रांजैक्शन डेट पे जो भी रेट होगा उसके हिसाब से हम FOB वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या कॉस्ट लगने वाला है? प्लस इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा,
शिपिंग का खर्चा लगेगा, या फ्रेट बोल सकते हैं आप। तो कॉस्ट में इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड हो गया। क्या मिल गया आप लोगों को? CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। फिर CIF वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी और क्लियरिंग चार्ज लगता है। कस्टम ड्यूटी और क्लियरिंग चार्ज लगता है। कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्ज। फिर इसमें फाइनली हम प्लस करते हैं अपने कार्टेज चार्जेस को। यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लियर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लियर्ड। तो कार्टेज चार्ज, अब कार्टेज चार्ज ऐड किया तो मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। लिख लिया ये पूरा, और समझ में भी आ गया ना एकदम। ये वाला बहुत इजी है, पिछले वाले में थोड़े आइटम ज्यादा थे, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। ठीक है, सबने लिख लिया? प्लीज एक बार सबको थम्स अप कर दीजिए। हम चलेंगे अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2। चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन था, कॉस्ट तो निकालना सीख लिया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, कि मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है, लिमिट में रखना है, कि तुम लिमिट में रहो, लिमिट से बाहर नहीं जाना है। मटेरियल के कॉस्ट को अपने लिमिट में रखेंगे कि मटेरियल का कॉस्ट जितना मैंने सोचा था उतना ही लगे, उससे ज्यादा ना लगे। पॉइंट नंबर 2, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। हेडिंग देंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अब मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहला पॉइंट है EOQ, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जब भी कोई कंपनी गुड्स खरीदती है तो एक क्वांटिटी में खरीदेगी, ऐसा तो नहीं है ना कि जितना मन करेगा उतना खरीद लेंगे, ऐसा भी करती है बहुत सारी कंपनी। लेकिन अगर कंपनीज को डिसिप्लिन फॉलो करना है तो एक प्रॉपर क्वांटिटी उन्हें सेट करना पड़ेगा कि मैं जब भी खरीदूंगा तो इतना ही क्वांटिटी खरीदूंगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप जो मन सो क्वांटिटी खरीदेंगे तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम भी अभी हम देखेंगे। तो रूल क्या कहता है कि आप जब भी खरीदिए ना तो एक क्वांटिटी ही खरीदिए, फिक्स कर लीजिए कि मैं जब भी खरीदने जाऊंगा तो इतनी क्वांटिटी ही खरीदूंगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों करना है? चलिए एकदम बेसिक सा एग्जांपल से समझिए ये बात। अब आप घर पे आटा तो रखते ही हैं, रोटी घर में बनती है तो उसके लिए आटा लगता है। तो एक स्टडी किया है मैंने जिसमें मेरे को यह पता चला है कि एक रोटी बनाने के लिए 25 ग्राम आटा लगता है, एक रोटी में 25 ग्राम आटा लगता है। अब मेरे घर में टोटल मिला के एक दिन में 10 रोटी बनती है, एग्जाम्पल, एक दिन में 10 रोटी बनती है। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, रोज जाके बाजार से 250 ग्राम आटा खरीद के लाता हूं। रोज रोज मार्केट जाऊंगा, 250 ग्राम आटा खरीद के लाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक रोटी में 25 ग्राम आटा लगेगा, 10 रोटी बनानी है तो 250 ग्राम आटा मैं खरीद के रोज ले आऊंगा। मेरे घर के बगल में तो मार्केट है नहीं, ऑटो से जाना पड़ता है। अब जब ऑटो से जाता हूं तो 20 रुपीज ऑटो वाला भाड़ा लेता है, वो भी एक तरफ का। तो एक बार जाना एक बार आना, सब मिला के 40 रुपीज का भाड़ा लग गया। तो मैंने इसको फिक्स कर लिया, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मेरी रोज की आटा यात्रा।
रोज मेरे को ये आटा दिलाने ऑटो वाला ले जाता है, मेरे से 40 रुपीज़ लेता है। मैं जाता हूँ शर्मा जी के दुकान पे, शर्मा जी को बोलता हूँ कि भैया 250 ग्राम आटा दे दीजिए, तो वो 250 ग्राम आटा दे देते हैं। 50 kg का रेट है, उसके हिसाब से 12.5 रुपीज़ होते हैं, तो मैं 12.5 उनको देता हूँ और आटा लेके आ जाता हूँ। अब आप बताइए इसमें क्या सब कुछ सही है कि रोज जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना लेके आ रहा हूँ? भैया आप लेके आ रहे हो रोज 12.5 रुपीज़ का आटा और आने जाने में सिर्फ 40 रुपीज़ खर्च हो रहा है, सिर्फ आने जाने में 40 रुपीज़ खर्च हो जा रहा है, सोचिए। तो मेरे भी दिमाग में ये बात आई कि यार ये तो गलत डिसीजन है। रोज अगर मैं 250 ग्राम आटा लेके आ रहा हूँ तो मेरे को तो लाने में बहुत पैसा लग रहा है। तो याद है इस कॉस्ट को हम क्या कहते थे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब मटेरियल कॉस्ट सिखा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि कई बार मटेरियल को लाने का भी खर्चा लगता है, मटेरियल को लाने का भी खर्चा लगता है। तो जो लाने का खर्चा है दैट इज माई कॉस्ट। मटेरियल को लाने का जो खर्चा है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब डिसाइड किया कि ठीक है यार ये तो गलत हो रहा है, तो परेशान होके रोज रोज ऑटो का खर्चा ज्यादा हो रहा है। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब 250 ग्राम आटा नहीं लाऊंगा। एक बार में मैंने डिसाइड कर लिया कि 250 किलो आटा खरीद लूंगा, 250 kg। घर पे 250 kg आटा खरीद के मैं ले आया। देखिए इतने सारे घर में बोरे जमा हो गए। अब घर में रखने के लिए जगह ही नहीं है, घर में रखूं तो रखूं कैसे? और हर रोज 250 ग्राम आटा कंज्यूम होता है। 250 kg आटा कंज्यूम होते होते सोचिए कितना दिन लग जाएगा। अब आटा तो खराब हो जाएगा, तो स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, रिस्क है कि आटा में पानी लग सकता है, आटा खराब हो सकता है, तो इसको हैंडल करना डिफिकल्ट है। रखने के लिए तो जगह चाहिए, रखने के लिए तो एक खर्चा है। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीद के ले आऊंगा तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा ज्यादा। कम लाता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है ज्यादा। कम आटा ला रहा हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है, ज्यादा लेके आ रहा हूं तो भैया कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। अब यहां पे एक बार में आटा ले आया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो चलिए एक बार का ही लगेगा, एक ही बार में 250 kg ले आया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक बार का लगा। लेकिन यहां कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया, और यहां पे रोज जब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ला रहा हूं तो रखने का तो कोई झमेला ही नहीं है, रखने की कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन लाने का कॉस्ट लग रहा है। तो अब मैं फंस चुका हूं पूरे तरीके से कि ज्यादा ले आता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लाता हूं तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, और कम लाता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। करूं तो करूं क्या? पूरा फंस गया हूं, क्या करूं? तब फिर हमें मिला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताता है कि जब भी हम गुड्स खरीद के लाएंगे, तो हम कितनी क्वांटिटी में गुड्स खरीदें जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ना लगे और कैरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ना लगे। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसपे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों सबसे कम होता है। क्लियर हुआ पूरा क्या कंसेप्ट है? अगर कम लाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगता है, ज्यादा लेके आता हूं तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। तो बचे कैसे? तो बचने के लिए सोल्यूशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि जब भी आप गुड्स खरीद कर लाएं तो आप कितनी क्वांटिटी में लेकर आए कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही एकदम मिनिमम लगे, ना तो बहुत ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है ना बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो ये सब घर में नहीं चल सकता है, लेकिन फैक्ट्री में ये सब चल सकता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री एक डिसिप्लिन्ड वे में चलती है। फैक्ट्री में क्या है, गुड्स भी ज्यादा आ रहे हैं, आटा तो मेरे को कितना लाना होगा? खूब बेसी महीने में 25 kg आटा कंज्यूम होगा, 10 kg कंज्यूम होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज की फैक्ट्री आप सोचिए तो फैक्ट्री में तो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लगता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल एक बार में ले आएंगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, कम लाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो वहां पे परचेजेस ज्यादा है, तो उन्हें ये डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, उन्हें सोचना पड़ता है कि हम कितने क्वांटिटी में लेके आए गुड्स को कि हमारी जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो एकदम मिनिमम स्टेज पर आ जाए। समझ गए ईओक्यू का क्या कंसेप्ट है? ईओक्यू बस आपको यही बताता है कि जब भी आप गुड्स खरीदो तो आपको किस क्वांटिटी में गुड्स खरीदना है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिला के मिनिमम हो। आप ना तो ऑटो का बहुत ज्यादा भाड़ा दे रहे हो, ना गुड्स को रखने के लिए परेशान हो रहे हो,
कुछ नहीं परेशानी चाहिए, सब नॉर्मल चलना चाहिए। तो ईओक्यू जब हम कंप्यूट करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है। ईओक्यू जब निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एजम्पशन लेंगे। तो व्हाट आर दी एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू? तो पॉइंट नंबर 2 आपने लिखा ही होगा, मटेरियल कॉस्ट क्लास 3, आज की डेट, आज की हेडिंग, एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू। पहला पॉइंट लिख लिया ना, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, उसमें ईओक्यू पहला पॉइंट है। अब उसमें लिखिए एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू, एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू। जब भी हम ईओक्यू निकालेंगे तो कुछ कुछ एजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे। क्या एजम्पशन है? सबसे पहला एजम्पशन कि जो एनुअल कंजम्पशन है, जो एनुअल कंजम्पशन है वो मेरे को पता है और वो चेंज नहीं होती है। पूरे साल भर में मैं कितना यूनिट कंज्यूम करने वाला हूं ना, मेरे को पहले से पता है कि पूरे साल में मेरे को फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल पूरे साल भर में मेरे को 1 लाख यूनिट्स चाहिए, वो मेरे को पहले से पता है और वो चेंज भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब मैंने काम शुरू किया तो वो 80,000 हो गया या 1,20,000 हो गया, नहीं, साल भर में कितना कंज्यूम होने वाला है आपको पता है और वो चेंज भी नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1, एनुअल कंजम्पशन इज नोन एंड कांस्टेंट, ये लिख लीजिए। एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू में पहला पॉइंट, एनुअल कंजम्पशन इज नोन एंड कांस्टेंट। एनुअल कंजम्पशन इज नोन एंड कांस्टेंट। एनुअल कंजम्पशन क्या रहने वाला है आपको पता है, और ये एनुअल कंजम्पशन कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, इज नोन एंड कांस्टेंट। फिर पॉइंट नंबर 2, परचेज प्राइस पर यूनिट इज ऑल इंक्लूसिव एंड कांस्टेंट। परचेज प्राइस जो है उसमें सब मिला हुआ है। जैसे अभी हमने कॉस्ट कंप्यूटेशन में सीखा था ना कि परचेज प्राइस जो भी रहती है उसमें हम इंश्योरेंस, फ्रेट, टोल टैक्स, ये सब क्या क्या ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे आपको जो परचेज प्राइस गिवन है उसमें सब ऑलरेडी एडेड है। अब आपको कुछ और ऐड नहीं करना है। परचेज प्राइस में सब कुछ ऑलरेडी एडेड है, मतलब फ्रेट, टैक्स, इंश्योरेंस, जितना भी अदर तरीके का कॉस्ट है सब एडेड है, आपको कुछ अलग से ऐड नहीं करना है। और ये परचेज प्राइस भी क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हम सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर हमें एक रेट चार्ट दे देता है कि अगर आप 1000 यूनिट्स लेंगे तो ये रेट है, 2000 लेंगे तो ये रेट है, 3000 लेंगे तो ये रेट है। यहाँ पे वो सब चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे आपका जो परचेज प्राइस है वो कांस्टेंट है, नहीं चेंज होगा। परचेज प्राइस नहीं बदलने वाला है, परचेज प्राइस कांस्टेंट है, ऑल इंक्लूसिव एंड कांस्टेंट। फिर पॉइंट नंबर 3, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज नोन एंड कांस्टेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको पता है, और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बदल नहीं रही है। जैसे इसको एग्जांपल जो मैंने लिया था, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? 20 रुपीज लगता था एक साइड का, मतलब जाने का, 20 रुपीज आने का, तो 40 रुपीज लग रहा था। तो हर बार जब भी गुड्स ला रहे हैं तो 40 रुपीज लग रहा है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे यहाँ पे पता है, ईओक्यू में भी ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को पहले से पता होती है। ईओक्यू अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज नोन एंड कांस्टेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को पता है और वो कांस्टेंट भी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नोन एंड कांस्टेंट। अब जैसे जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं या हमारे घर में भी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिला मेरे को? मैं रोज ऑटो से जा रहा था, 20 रुपीज का भाड़ा जाते समय लगा, 20 का आते समय लगा, 40 रुपीज। बट क्या कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि वो एक आदमी को बोलती है कि जाओ तुम ऑटो में बैठ के जाओ, गुड्स जाके ले आओ? नहीं, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, लार्ज स्केल कंपनीज होती है ना, उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें एक परचेज डिपार्टमेंट डेडिकेटेडली बनाया जाता है, और ये परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? रॉ मटेरियल परचेज करना। रॉ मटेरियल परचेज करने का ही काम इनका है। इनका काम यही है कि रॉ मटेरियल ये ऑर्डर करेंगे, सप्लायर ढूंढेंगे। तो इस केस में हम अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं?
परचेज डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट देखते हैं कि पर डिपार्टमेंट जो है हमारा परचेज वाला, उसके पीछे मैंने पूरे साल भर में क्या खर्च किया है और मैंने साल भर में कितने ऑर्डर्स किए हैं। सपोज करिए कि टोटल परचेज डिपार्टमेंट के पीछे मेरा 10 लाख रुपीस खर्च हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीस मैंने खर्च किया है और परचेज डिपार्टमेंट ने साल भर में 10,000 बार ऑर्डर्स किया है गुड्स को। 10,000 बार इन्होंने गुड्स ऑर्डर किया है, तो हर एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या आ गई? 10 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, दैट इज 100 रुपीज पर ऑर्डर। 100 रुपीज पर ऑर्डर। समझ गए? बड़ी बड़ी कंपनीज में परचेज डिपार्टमेंट होता है और इन परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज करना। तो ये परचेज करते हैं, तो टोटल परचेज डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, कितने परचेज ऑर्डर मैंने किए हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब भी ऑर्डर करते हैं ना तो एक फिक्स्ड कॉस्ट अपना लगेगा ही। एवरी परचेज ऑर्डर इन्वॉल्व्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कुछ ना कुछ पेपर वर्क होगा, कुछ ना कुछ फॉलो अप लेना पड़ेगा, इसलिए टोटल परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट देखिए, डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ ऑर्डर से। पॉइंट नंबर 3 क्लियर एकदम। अब फोर्थ हमारा आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम भी मेरे को पता है और कांस्टेंट है। कैरिंग कॉस्ट भी मेरे को पता है और ये कैरिंग कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाला नहीं है। और कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आते हैं? पहला स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर करके रखने का खर्चा, क्योंकि गुड्स आएंगे हमारे पास तो उसको स्टोर करना पड़ता है ना। स्टोर करने के लिए अलग से मैंने डिपार्टमेंट बना रखा है जिसे हम कहते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पीछे जितना भी खर्च हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट या फिर वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट या फिर वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरे साल भर तो मैं एक ही तरीके की इन्वेंट्री नहीं रख रहा हूं ना। देखिए ये कैसे आएगा मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा तुरंत, बस एक बार अभी आप लिख लीजिए। टोटल स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट या फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट या फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और ये एवरेज में लेंगे। एवरेज में तो अपने को स्टोरेज कॉस्ट मिला, फिर हम ऐड करेंगे अगर कोई वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ा है मेरे को, गुड्स खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से लोन लिया, ऐड कर दिया। अब आपके मन में आएगा कि भैया आपने तो बोला था कि इंटरेस्ट कॉस्ट को हम ऐड नहीं करते हैं। तो इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड नहीं करते हैं मटेरियल के परचेस कॉस्ट में। यहां पे हम परचेस कॉस्ट थोड़ी निकाल रहे हैं, यहां पे तो हम स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा आएगा, इसीलिए वहां ऐड नहीं कराया था। क्यों? क्योंकि वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, परचेज कॉस्ट का नहीं। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, खुद का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने अपने बैंक की एक एफडी तोड़वा दी, 10 लाख रुपीस की एफडी थी, उसको तोड़वा के मटेरियल खरीद लिया। तो ये जो बैंक की एफडी थी इस पे तो मेरे को 8% से रिटर्न मिल रहा था। अब मैंने ये एफडी तोड़वा दी तो ये 8% का रिटर्न तो गया ना, तो ये भी मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस। इसे भी मैं कैरिंग कॉस्ट में ऐड करूंगा। मटेरियल के परचेस कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में ऐड होता है, कैरिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे। और लास्ट में ऑब्सोलेसेंस का कोई परसेंटेज है तो ऐड करेंगे कि मटेरियल अगर स्टोर करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, स्टोर करने की वजह से मटेरियल खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो ऑब्सोलेसेंस का भी एक सर्टेन परसेंटेज हम ऐड कर लेते हैं, तब जाके फाइनली मेरे को इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट मिल जाती है। तो स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कैसे मिला? सबसे पहले स्टोरेज कॉस्ट निकाला, कैसे? टोटल या फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो लेंगे, डिवाइड करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री से। एवरेज क्यों कर रहे हैं भैया? एवरेज क्यों करते हो आप? एवरेज इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास पूरे साल भर में सेम अमाउंट ऑफ गुड्स रहेगा। गुड्स आएगा, धीरे 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 कंज्यूम होगा। स्टोरेज का खर्चा तो जितना गुड्स मेरे पास है उसी पे तो लगेगा। मैंने गुड्स खरीदा, फिर धीरे धीरे गुड्स कम होगा, तो स्टोरेज का पैसा कम होता चला जाता है, इसीलिए हम एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं। स्टोरेज का पैसा क्या है? कम होगा ना,
जब आपने गुड्स मंगाया, आपके पास दुनिया भर का गुड्स है, स्टोरेज का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। फिर जैसे वो प्रोडक्शन में गया तो गुड्स कम हुआ, तो कम गुड्स पे स्टोरेज का खर्चा भी कम लगेगा, तो धीरे धीरे आपका स्टोरेज का पैसा कम होता चला जाता है। और अगर स्टोरेज का पैसा कम हो रहा है, इसीलिए तो फिर हम एवरेज इन्वेंट्री लेंगे। स्टार्टिंग में कुछ अलग लग रहा था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, तो हम इसीलिए तो एवरेज वर्ड यूज करते हैं ना। एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज कितना लगा, मैक्सिमम भी नहीं लेना है, मिनिमम भी नहीं लेना है, ऑन एन एवरेज देखना है। तो इसलिए एवरेज देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो इन्वेंट्री मेरे पास थी उसकी क्या वैल्यू थी, प्लस क्लोजिंग एंड में क्या वैल्यू थी, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, एवरेज मिल गया। एवरेज कैसे मिलता है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाई 2, लिख लीजिए ये भी, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाई 2। तो इससे मेरे को मिल जाता है मेरा वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो टोटल स्टोरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करेंगे तो मेरे को फाइनली मिल जाएगा स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल का, लोन का जो भी परसेंटेज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंटेज है, तो ऑब्सोलेसेंस का परसेंटेज है, तो हमें टोटल मिलेगा। समझ गए ये पार्ट, यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर एकदम। तो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईओक्यू। ईओक्यू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे इस चैप्टर का। ईओक्यू क्या कहता है कि जब भी आप ऑर्डर करिएगा ना, तो आप इस क्वांटिटी को ऑर्डर करिए जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिला के एकदम मिनिमम हो, दोनों मिला के एकदम मिनिमम हो। और ये कैसे मिलेगी, इसके लिए अपने को कुछ कुछ सर्टेन एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या लिया मैंने, कि जो मेरी एनुअल कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है, एनुअल कंजम्पशन नहीं बदल रही है। एनुअल कंजम्पशन जितनी मैंने सोची है वो फिक्स्ड है और वो कांस्टेंट है, वो बदलने वाली नहीं है। सेकंड, परचेज प्राइस पर यूनिट, वो भी मेरे को पता है एंड दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, परचेज प्राइस भी नहीं चेंज होगी। थर्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मेरे को पता है कि जब भी ऑर्डर करूंगा तो इतना ही कॉस्ट लगेगा, वो कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो हम निकाल लेंगे टोटल परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एंड फोर्थ है मेरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या बोलता है, कैरिंग कॉस्ट बोलता है कि कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको स्टोरेज कॉस्ट लेना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा, टोटल लीजिए स्टोरेज डिपार्टमेंट का, डिवाइड कर दीजिए एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री से। एवरेज हम क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके मेरे पास एंड तक सेम इन्वेंट्री तो नहीं है, स्टार्टिंग में ज्यादा है, फिर धीरे 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 इन्वेंट्री कम होती चली जाएगी, इसलिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लेते हैं। एंड इसमें हम ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, अगर मैंने कोई लोन लिया है तो उसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड करेंगे, ऑब्सोलेसेंस का कोई परसेंटेज है तो वो ऐड करेंगे। फाइनली इन सब को ऐड करके मेरे को मिल जाता है मेरा कैरिंग कॉस्ट। फिफ्थ एजम्पशन, फिफ्थ एजम्पशन क्या है कि कोई लीड टाइम नहीं है, कोई लीड टाइम नहीं है। लीड टाइम का मतलब गुड्स को आने में कोई समय नहीं लगता है, गुड्स को आने में कोई समय नहीं लगता है। अभी फोन करके बोलूंगा सप्लायर को कि गुड्स भेज दो, तो वो 15-20 मिनट में गुड्स भेज देगा। जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट में होता है, आप ऑर्डर करते हैं 5 से 10 मिनट में आपके पास गुड्स आ जाता है। तो यहां पे भी हम यही एजम्पशन लेंगे कि सप्लायर को मैं फोन करूंगा और सप्लायर गुड्स तुरंत भेज देगा। इसलिए जैसे ही देखिए मेरे पास गुड्स आया, तो गुड्स आया तो मेरी इन्वेंट्री लेवल एकदम ऊपर चली गई, फिर धीरे 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 मैं गुड्स कंज्यूम करते गया करते गया करते गया और एकदम फाइनली जीरो पे पहुंच गया, फाइनली जीरो पे पहुंच गया। जीरो पे जैसे पहुंचूंगा फिर से ऑर्डर करके मंगा लूंगा, उससे पहले ऑर्डर नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को तो पता है कि सप्लायर गुड्स तुरंत भेज देगा, इसलिए जब मेरा पूरा गुड्स खत्म होता है मैं तभी मंगाता हूं। नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब थोड़ा सा गुड्स बाकी रहता है तभी वो ऑर्डर कर देते हैं कि समय लगेगा गुड्स आने में, तो उनके पास गुड्स रहे कि वो बेच पाए। लेकिन यहाँ पे तो एजम्पशन ही क्या है कि गुड्स तुरंत आ जाएगा, इसलिए जब मेरा गुड्स एकदम खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, मैं तब ऑर्डर करता हूँ। तो अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़े
तो कैसे मिलेगी एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब मेरा क्लोजिंग जीरो है तो ओपनिंग भी जीरो होगा। फिर मैंने गुड्स मंगा लिया, तो जितना मंगाया क्वांटिटी पर ऑर्डर वो मेरे पास आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास अगेन जीरो है। समझ गए? वापस से समझिए। जब पीरियड शुरू हुआ तो मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, जीरो। लेकिन मैंने गुड्स मंगा लिया तो गुड्स मेरे पास आ गया। कितना गुड्स आया मेरे पास? जितना मैंने ऑर्डर करके मंगाया होगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर। जितना ऑर्डर करके मंगाया उतना आ गया, क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो वो क्वांटिटी पर ऑर्डर जैसे ही मेरे पास आया तो मेरे पास इतने सारे गुड्स हो गए। अब मैं उनको धीरे 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 कंज्यूम करता जा रहा हूँ। एंड ऑफ द पीरियड में मेरे पास स्टॉक क्या हो गया? जीरो। क्योंकि मेरे को तो पता है कि जब मैं फिर से जीरो हो जाएगा तभी ऑर्डर करूंगा, क्योंकि गुड्स को आने में तो कोई समय नहीं लगता है। तो जीरो प्लस क्वांटिटी पर ऑर्डर, स्टार्टिंग में ये है मेरे पास, जीरो था, मैंने क्वांटिटी पर ऑर्डर मंगा लिया ऑर्डर करके। फिर एंड ऑफ द पीरियड में क्या है? अगेन जीरो हो गया। तो एवरेज क्या आएगा? ओपनिंग में क्या है? क्वांटिटी पर ऑर्डर, कुछ भी नहीं था, क्वांटिटी पर ऑर्डर मंगा लिया तो क्वांटिटी पर ऑर्डर। और क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास सिर्फ क्वांटिटी पर ऑर्डर ही तो है, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज माई एवरेज इन्वेंट्री। समझ गए एवरेज इन्वेंट्री कैसे मिला? ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, क्वांटिटी पर ऑर्डर आपने फोन करके मंगा लिया तो क्वांटिटी पर ऑर्डर आ गया। अब क्लोजिंग में भी आपके पास कुछ नहीं है, तो अगर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करें तो ओपनिंग में जीरो था, क्वांटिटी पर ऑर्डर मंगा लिया तो क्वांटिटी पर ऑर्डर है ओपनिंग। क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो डिवाइड बाई 2। तो आपकी एवरेज क्या आने वाली है? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2। बताइए, एकदम क्लियर है? एजम्पशन नंबर 5 तक। तो जब भी हम कोई गुड्स मंगाते हैं तो उसमें 3 तरीके के खर्चे लगते हैं। पहला परचेस कॉस्ट, गुड्स को खरीदने का कॉस्ट। दूसरा ऑर्डर करने का कॉस्ट। और तीसरा रखने का कॉस्ट। यही तो 3 खर्चे लगते हैं। गुड्स मंगाया तो परचेस कॉस्ट, ऑर्डर करने का कॉस्ट, जाके लेके आ रहा हूं तो लाने का खर्चा है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और फिर तीसरा है हमारा गुड्स को रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट। तो अब लिखिए आप पॉइंट नंबर बी, टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट। ईओक्यू में ये सब लिखिएगा। ईओक्यू का पहला पॉइंट था एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू। सेकेंड पॉइंट मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, उसमें पहला पॉइंट ईओक्यू, और ईओक्यू का पहला पॉइंट था एजम्पशंस अंडरलाइंग ईओक्यू। ईओक्यू के क्या क्या एजम्पशंस है। एंड सेकेंड है हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट में अभी 3 चीजें मैंने बताई कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो 3 खर्चे लगते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट। 3 खर्चे क्या क्या है? पहला तो है परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट, ये परचेस कॉस्ट कैसे मिलेगा? एकदम सिंपल है, जितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। क्वांटिटी परचेस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। क्वांटिटी परचेस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। सेकेंड खर्चा जो लगता है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, गुड्स को ऑर्डर करने का कॉस्ट। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे लगेगा? सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप जितना ऑर्डर करोगे उसके हिसाब से कॉस्ट लगेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिल सकता है? या तो भैया क्वेश्चन में गिवन होगा या आप निकाल लीजिए ना, एनुअल आप कितना कंज्यूम करते हो, एनुअल कंजम्पशन साल भर में आप जितना कंज्यूम करते हो डिवाइडेड बाय, जब ऑर्डर करते हो तो एक बार में कितने यूनिट्स मंगाते हो, क्वांटिटी पर ऑर्डर। सपोज करिए एग्जांपल, एनुअल कंजम्पशन है 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, और जब ऑर्डर करेंगे, जब ऑर्डर करते हैं तो 1000 यूनिट्स मंगा लेते हैं, यूनिट्स या क्वांटिटी पर ऑर्डर। हर एक ऑर्डर में जो क्वांटिटी है दैट इज 1000 यूनिट्स। तो बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा? एकदम सिंपल है, चलिए बताइए तो। 1 लाख यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं और हर बार जब ऑर्डर करने जाते हैं तो 1000 यूनिट्स मंगा लेते हैं, तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, कितने बार अपने को ऑर्डर करना पड़ेगा, कितने बार अपने को ऑर्डर करना पड़ेगा? वेरी गुड, 100 टाइम्स ऑर्डर करना होगा। तो बहुत इजी है, ईओक्यू का कंसेप्ट बहुत इजी है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, 100 ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितना भी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ऑर्डर को प्लेस करने का जो कॉस्ट लगता है, तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए अब, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? एकदम सिंपल है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है, हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है। और एवरेज इन्वेंट्री पे क्यों लगता है इसका भी लॉजिक मैंने बताया, क्योंकि यहां पर आपके पास कोई लीड टाइम नहीं है, कोई भी लीड टाइम नहीं है, मतलब आप स्टोर करके कुछ नहीं रखते हो। स्टार्टिंग में आप गुड्स मंगाते हो, वो पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद आप फिर दोबारा ऑर्डर करते हो। तो कैरिंग कॉस्ट जो लगता है वो कितने यूनिट्स पे लगता है? जो गुड्स मैंने मंगाया, मैंने जो गुड्स मंगाया दैट इज क्वांटिटी पर ऑर्डर, धीरे 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 उसको कंज्यूम करूंगा। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी पर ऑर्डर आ गया, अब क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो एवरेज क्या है? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। तो कैरिंग कॉस्ट जब लगेगा तो वो लगेगा एवरेज इन्वेंट्री पे, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे मिलती है? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 से, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 से, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। लॉजिक क्या है? क्योंकि आपके पास ओपनिंग में कुछ नहीं है, आपने क्वांटिटी पर ऑर्डर जितनी आप क्वांटिटी मंगाते हो एक ऑर्डर में मंगा ली, अब पूरे साल भर या पूरे पीरियड में उसको धीरे 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 करके यूज करते रहोगे, यूज करके खत्म कर दिया फिर दोबारा मंगा लिया, तो हर बार जो स्टोर करने का खर्चा है वो कितना लग रहा है? क्वांटिटी पर ऑर्डर का एवरेज ही तो है, एक बार में पूरा क्वांटिटी पर ऑर्डर पे तो खर्चा नहीं लग रहा है कैरिंग कॉस्ट का, क्योंकि हर समय मेरे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर तो है नहीं, एक बार आया धीरे 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 वो कंज्यूम होता चला गया। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट में 3 चीजें हैं, एक परचेस कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है हमारा कैरिंग कॉस्ट। तो ये लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो यहां से भी लिख सकते हैं। एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेस प्राइस से आपको परचेस कॉस्ट मिलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलता है? साल भर में जितना आप कंज्यूम करने वाले हो डिवाइडेड बाय एक बार जब ऑर्डर करते हो तो कितनी क्वांटिटी करते हो। फिर कैरिंग कॉस्ट, तो एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स जो कि आपका क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 है, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये लिख लीजिए प्लीज।
अब ईओक्यू कैसे मिलेगा और ईओक्यू है क्या? तो ईओक्यू वो क्वांटिटी पर ऑर्डर है, ईओक्यू वो क्वांटिटी पर ऑर्डर है जहां पे आपकी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम मिनिमम है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम मिनिमम है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या आता है? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब आप कोई भी क्वांटिटी मंगाइए, कोई भी क्वांटिटी मंगाइए, परचेज कॉस्ट तो हर बार सेम है, परचेज कॉस्ट तो हर बार सेम है ना। आपको साल भर में सपोज 1 लाख यूनिट चाहिए, अब आप 1 लाख यूनिट चाहिए तो आप 10,000 करके मंगाइए, चाहे 1 लाख यूनिट्स एक बार में मंगाइए, चाहे 20,000 यूनिट्स 5 बार मंगाइए, कितने बार में भी मंगाइए, परचेज कॉस्ट तो पूरे 1 लाख यूनिट्स का ही लगेगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क किससे पड़ता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट से और कैरिंग कॉस्ट से। अभी कुछ मत लिखिएगा, अभी जो मैं समझा रहा हूं बस वो समझिए। फर्क जो है वो तो परचेज कॉस्ट से पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परचेज कॉस्ट तो सेम लगेगा। आप 20,000 यूनिट्स करके 5 बार मंगाइएगा तो भी 1 लाख यूनिट्स आएंगे, 1 लाख यूनिट्स को एक बार में मंगाइएगा तो भी 1 लाख यूनिट्स आएंगे, 10,000 करके 10 टाइम्स मंगाइएगा तो भी 1 लाख यूनिट्स ही आने वाले हैं। तो 1 लाख यूनिट्स का परचेज कॉस्ट तो हर केस में सेम है। लेकिन जब आप 10,000 यूनिट्स करके मंगाएंगे, 20,000 यूनिट्स करके मंगाएंगे और 80,000 यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स करके मंगाएंगे, तो 10,000 में ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा, 20,000 में थोड़ा कम होगा क्योंकि और हल्का कम ऑर्डर करना पड़ा, और 1 लाख यूनिट्स में सबसे कम होगा क्योंकि एक ही बार ऑर्डर करना पड़ा। तो जितना ज़्यादा यूनिट्स आया ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया, लेकिन जितना ज़्यादा यूनिट्स आएगा उतना कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। 10,000 यूनिट्स को स्टोर करने का खर्चा कम है, 20,000 यूनिट्स को स्टोर करने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, और 1 लाख यूनिट्स को स्टोर करने का खर्चा सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा यूनिट्स आएगा उतना कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और जितना कम यूनिट्स आएगा उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो ईओक्यू वो क्वांटिटी है जहां पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो गया तो अपने आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि परचेज कॉस्ट को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप कितने भी यूनिट्स मंगाओ। हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट ऊपर नीचे कैसे होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की वजह से। ज़्यादा क्वांटिटी मंगाऊंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट अलग आएगा, कम क्वांटिटी मंगाऊंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट अलग आएगा, परचेज कॉस्ट तो बराबर है। तो ईओक्यू बताता है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कब मिनिमम हो जाएगा, कब मिनिमम हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर 2AO अपॉन सी, रूट ओवर 2AO अपॉन सी, जिसमें ए क्या है? एनुअल कंजम्पशन, साल भर में आप कितना कंज्यूम करने वाले हो, हर बार जब ऑर्डर करते हो तो कितना यूनिट्स ऑर्डर करते हो, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है, एग्जाम में यही आता है, ईओक्यू ही आता है ज़्यादातर टाइम, बहुत सिंपल है। अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सीधा एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, सीधा एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, और देखिएगा आपसे खुद बनेगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिए। सपोज एनुअल कंजम्पशन जो है दैट इज 1 लाख यूनिट्स, परचेज प्राइस इज 2 रुपीज, ordering cost is ₹100 per order, carrying cost 1% per annum है। फाइंड EOQ, या इसे आप 10% कर लीजिए कैरिंग कॉस्ट। फाइंड EOQ। अब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है ना, तो याद रखिएगा कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा इन्वेंट्री के वैल्यू पे लगती है, सेल्फ नोट लिख लीजिए। कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री। एकदम सिंपल लॉजिक है ना, आप खुद सोचिए, जो मटेरियल जितना एक्सपेंसिव होगा उसको स्टोर करने का खर्चा उतना ही लगेगा, जिसकी परचेज प्राइस कम होगी उसको स्टोर करने का भी तो खर्चा कम लगेगा। तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस के साथ लिंक्ड होता है।
जितना ज्यादा परचेस प्राइस, स्टोर करने का खर्चा उतना ही ज्यादा, जितना कम परचेस प्राइस उतना ही स्टोर करने का खर्चा कम। कभी ज्वेलरी की दुकान में आपने देखा है वो पूरा ग्रिल लगा के रखते हैं, 2-3 गार्ड्स रखते हैं, क्यों? क्योंकि महंगा गुड्स है, गुड्स की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन वही एक सब्जी वाले के पास सब कुछ खुला हुआ है, वो दुकान 1 घंटा खाली छोड़ के भी चला जाता है, क्यों? क्योंकि मालूम है कोई नहीं लेके जाएगा। तो सब्जी वाले के पास जो वैल्यू है इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू कम है, और वहीं एक ज्वेलरी वाले के पास इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसे बहुत खर्चा करना पड़ता है, ग्रिल लगाना पड़ता है, गार्ड लगाना पड़ता है। तो ये सब क्या एक तरीके का स्टोरेज कॉस्ट ही तो है, इन्वेंट्री को रखने की वजह से ही तो ये सब खर्चा आ रहा है। तो इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो हमेशा परचेज प्राइस से लिंक्ड है। परचेज प्राइस ज़्यादा है तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, परचेज प्राइस कम है तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम होगी। कैरिंग कॉस्ट is always linked with purchase price. कैरिंग कॉस्ट हमारा परचेस प्राइस से लिंक्ड है। और दूसरा, अगर परचेस प्राइस बदल जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी तो परचेस प्राइस से लिंक्ड है ना। सपोज करिए यहाँ पे आपका कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, 2 का 10%, 0.2। अब परचेस प्राइस अगर बदल के 10 से 9 हो जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट भी 10% जो आएगा वो किस पे आएगा? परचेस प्राइस मैंने क्या बोला, 9 बोल दिया ना गलती से। तो जो भी परचेस प्राइस चेंज हो जाएगा, सपोज परचेस प्राइस चेंज होके 3 हो गया, तो कैरिंग कॉस्ट भी फिर 3 रुपीज पे लगेगा। यही लॉजिक है कि कैरिंग कॉस्ट एक तो हमेशा परचेस प्राइस के साथ लिंक्ड है, और जैसे ही आपका परचेस प्राइस बदल जाएगा कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगा। कैरिंग कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन परचेस प्राइस। परचेस प्राइस बदल गया तो कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन बना के मेरे को दिखाएंगे, एनुअल कंजम्पशन गिवन है, परचेस प्राइस गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, ईओक्यू निकालना है। सॉल्व हो गया? ईओक्यू निकला? यूनिट्स 10,000 यूनिट्स कैसे आया, चेक करते हैं एक बार। ईओक्यू √2AO/C होता है। एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा? 1 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट है 10%, तो 10% 2 रुपीज का, 10% ऑफ 2। तो इसे सॉल्व करिए अब। 2 इंटू 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10% ऑफ 2 इज 0.2, तो डिवाइडेड बाई 0.2 अंडर रूट, यस 10,000 यूनिट्स। वेरी गुड, सही है एकदम। तो ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है 10,000 यूनिट्स, बिल्कुल सही। तो ईओक्यू निकालना सीख लिया आपने। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking and revision. This is your sure path to pass.